नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 6 कर रहे थे और हमारा यूनिट नंबर 1 चल रहा था। आज MHD 6 के यूनिट 1 में हम जानेंगे टॉपिक नंबर 1.10 रीतिकाल का सीमा निर्धारण। तो बिना देरी किए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल की समय सीमा को 1643 से 1843 ईस्वी तक स्वीकार किया गया है। यह काल विभाजन आचार्य शुक्ल ने किया था, जिसे बाद के इतिहासकारों ने भी मान्यता दी। तो यहाँ पर हम देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में ये जो उत्तर मध्यकाल था, जिसे हम रीतिकाल कहते हैं, इसका समय यहाँ पे बताया गया 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का। और समय का ये जो बंटवारा था, ये सबसे पहले किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनके बाद जो दूसरे इतिहासकार हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इस काल विभाजन को स्वीकार करने का काम किया। साहित्य के इतिहास में काल विभाजन की एक रेखा नहीं खींची जा सकती। इस बिंदु पर हमने आरंभ में चर्चा की थी। तो हमने ये पहले ही जान लिया था कि साहित्य का ये जो काल विभाजन होता है, इसकी हम एक सटीक कोई रेखा खींचकर उसका समय हम सटीक नहीं बता सकते। भक्तिकाल और रीतिकाल के संधि पर केशवदास खड़े हैं। ऐसी स्थिति में काल विभाजन को प्रामाणिक रूप में एक दूसरे से अलग करना जटिल है। अब यहाँ ये बताया गया कि जहाँ पर भक्ति काल खत्म हो रहा था और रीति काल शुरू हो रहा था, तो उनके मिलन वाला ये जो मोड़ होता है, एक युग खत्म होने का जो भक्ति काल खत्म हो रहा था और एक युग शुरू होने का जो रीति काल शुरू हो रहा था, इनके बीच में हमें केशवदास दिखाई देते हैं। और ऐसी हालत में या ऐसी स्थिति में पक्के तौर पर दोनों कालों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग करना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जटिलता इस अर्थ में है कि केशव काल की दृष्टि से भक्ति काल में है, लेकिन प्रवृत्ति की दृष्टि से वह रीति काल के कवि ठहरते हैं। अब यहाँ पर मुश्किल क्या थी, वो ये थी कि जो केशवदास हैं, अगर हम इन्हें देखें, अगर हम इनके समय को देखते हैं तो ये भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जब हम केशवदास के लिखने के तरीके को देखते हैं तो वो रीति काल के कवियों की तरह लिखते हैं। तो यहाँ पर ये मुश्किल थी कि केशवदास को भक्ति काल में रखा जाए या फिर रीति काल में। तो ये समस्या हमें देखने को मिलती है। साहित्य में इन परिवर्तनों के रेखांकन में कठिनाई होती है। इसीलिए साहित्य के इतिहास में 50 वर्ष तक का समय इधर उधर हो सकता है, क्योंकि प्रवृत्ति निर्माण और नए मनोभाव के बनने में इतना समय लग जाता है। अब क्या हुआ कि साहित्य में जब ऐसे बदलाव आते हैं तो इन्हें ठीक ठीक दिखाना वो बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए साहित्य का जो इतिहास होता है, इसमें 50 साल का जो समय है वो आगे पीछे हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों की जो सोच है और उनके मन के जो भाव हैं और जो लिखने का तरीका है, उसे बदलने में समय लग ही जाता है और वो धीरे धीरे बदलता है, जो हम एक समय से निश्चित नहीं कर सकते। समय सीमा के निर्धारण में इन अंतर विरोधों को समझना पड़ेगा। भक्ति और रीति का संपृक्त मनोभाव कब एक दूसरे से अलग होकर अपना पथ तैयार करता है, इसे गणित की सैद्धांतिक अवधारणाओं में ग्रहण नहीं किया जा सकता। युग की मनोभूमि और उसके रुचि परिवर्तन को समग्रता में विश्लेषित करने के उपरांत ही परिदृश्य स्पष्ट होता है। अब इसीलिए क्या हुआ, समय तय करते समय हमें इन आपस में जो टकराने वाली बातें होती हैं, इन्हें समझना होता है। भक्ति की भावना और रीति यानी कि जो नियम होते हैं, उसे लिखने के तरीके, ये दोनों ही क्या थे, ये आपस में जुड़े हुए थे। ये दोनों एक दूसरे से कब अलग हुए और इन्होंने अपना रास्ता अलग अलग कब बनाया, इसे हम किसी भी मैथ्स के फॉर्मूले से पक्का नाप तोल कर नहीं बता सकते। उस जमाने के लोगों की सोच कैसी थी और उनकी पसंद में कैसे बदलाव आया, जब हम इस पूरी बात को अच्छी तरीके से और गहराई से समझ लेते हैं, तभी हमारे सामने एक पूरी पिक्चर क्लियर होती है कि उस काल का जो समय है वो क्या रहा होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे रीति काल का नामकरण। उत्तर मध्यकाल के नामकरण से पूर्व उस युग की मनोभूमि किस प्रकार की थी, इस पर थोड़ी सी चर्चा करना अनिवार्य है। अब क्या हुआ कि ये जो समय था उत्तर काल, इसे रीति काल भी कहते हैं। तो ये जानने से पहले
कि इसका नाम रीतिकाल कैसे पड़ा, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस समय के लोगों और जो कवि थे उनकी सोच क्या थी और वो किस तरह से जो है बातों को सोचते थे। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वस्तुतः हमारे साहित्य का मध्यकाल दो भागों में विभक्त है, भक्तिकाल और रीतिकाल। मध्यकाल के दो हिस्से हैं। भक्तिकाल के संदर्भ में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार आध्यात्मिक प्रेम की मिटती हुई छाया ने मानवीय प्रेम को जो है प्रस्तावित किया। प्रेम और भक्ति की अद्वैत अनुभूति के बीच से प्रेम का संबंध जो है वो श्रृंगारिक मनोवृत्ति से जुड़ता गया। अब क्या हुआ कि हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसका जो बीच का समय था इसे हम मध्यकाल कहते हैं। और ये मध्यकाल जो है ये दो हिस्सों में बट जाता है, एक तो है भक्तिकाल और दूसरा रीतिकाल। तो भक्तिकाल के बारे में जो है हम अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे भगवान के लिए जो गहरा और सच्चा प्रेम था वो धीरे धीरे क्या हुआ, इंसानों के आपसी प्रेम में बदलने लगा। और भगवान की भक्ति और इंसानों के प्रेम का ये जो मेल है ये आगे चलकर कविताओं में जो है प्यार मोहब्बत और सजने संवरने की बातों से जो है जुड़ता चलता गया। सामंतों की रुचि ने किस प्रकार से उसे उकसाकर रचनाकारों को उस पर साहित्य रचना के लिए जो है प्रेरित किया। रीतिकाल में साहित्य और दरबारी संस्कृति के बीच जो है बड़ा गहरा संबंध है। तब क्या हुआ कि उस जमाने के जो राजा महाराजा थे जिन्हें सामंत कहा जाता था, उन्होंने क्या किया, ये प्यार मोहब्बत और सजने संवरने वाली बातों को सुनना बहुत पसंद किया। और इनकी इसी पसंद ने कवियों को बढ़ावा दिया कि उन्हें ऐसी ही कविताएं लिखनी चाहिए जो इन सामंतों को पसंद आए। इसीलिए रीतिकाल की कविताओं का जो है वो राजाओं के दरबार का आपस में, रीतिकाल की कविता का और जो राजा के दरबार है इनका हमें आपस में एक गहरा संबंध देखने को मिलता है। इस काल के कवि अपने आश्रयदाता सामंतों के यहाँ रहते थे और उन्हीं के मनोरंजन के लिए जो है साहित्य रचते थे। क्या था कि इस काल में जो कवि हुए उनका खुद का अपना तो कोई घर था नहीं, तो वो क्या करते थे, अपने आश्रय के लिए इन राजा महाराजाओं के महलों में रहते थे और अपनी कविता से जो है इन राजा महाराजाओं का मनोरंजन करने का काम ये कवि किया करते थे, जो कि रीतिकाल के कवि थे। कवि अब सहज अनुभूति की प्रेरणा से काव्य रचना जो है वो नहीं करते थे। इसी साहित्य कवियों के अर्थ प्राप्ति का जो है साधन हो गया था। अब क्या हुआ कि अब का जो कवि था वो अपने दिल से निकलने वाली जो सच्ची भावनाएं होती थी उन पर जो है कविताएं नहीं लिखता था, बल्कि अब कविता लिखने के लिए वो क्या करता था, सिर्फ ऐसी कविताएं रचने करता था जिससे उन्हें जो है धन की प्राप्ति हो और राजा खुश होकर जो है उन्हें भेंट में धन देने का काम करे। अर्थ के आधार पर उनका मूल्य निर्णय होता था। अर्थ जब सृजन का आधार हो गया तो कविता में कृत्रिम मनोभावों को भरकर अधिक से अधिक अर्थ कमाने के लिए जो है कवि विवश हो गए थे। अब किस कवि की कविता कितनी अच्छी है इसका फैसला इस बात से होता था कि उसे राजा से कितने पैसे या फिर इनाम मिलता था। जब कविता लिखने का असली मकसद जो है पैसा कमाना बन गया तो कवि भी मजबूर हो गए, वो अपनी कविता में दिखावटी और बनावटी बातें जो है लिखने लगे ताकि जो है राजा वो खुश हो जाए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने का काम करे। इस स्थिति में रीति काव्य में रसिकता और शास्त्रीयता का योग हुआ जो सामंतों द्वारा पोषित थी और शास्त्र द्वारा जो है रक्षित थी। अब ऐसे हालातों में क्या हुआ कि इस समय की जो कविताएं थी उनमें दो चीज़ें एक साथ आ गई। पहला तो था रसिकता, यानी कि इसमें हमें प्यार मोहब्बत और मज़े की बातें देखने को मिली। दूसरा है शास्त्रीयता, यानी कि कविता लिखने के जो है पुराने नियम थे वो। तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने वाले जो है वही राजा महाराजा थे, लेकिन इन कविताओं में ज्ञान और शास्त्रों वाली जो है कोई भी गहरी बात अब हमें देखने को नहीं मिलती थी। रीतिकालीन कवियों के मानसिक संगठन में किसी प्रकार का कोई द्वंद्व या संघर्ष नहीं मिलता। उन्होंने जीवन के प्रश्न से हटकर अलग हटकर विशुद्ध कला के प्रश्नों को अपने साहित्य की जो है बुनियाद में रखा। अब क्या हुआ, ये जो रीतिकाल के कवि थे इन कवियों के मन में किसी भी तरह की कोई बेचैनी, कोई उलझन या फिर समाज को बदलने का कोई भी संघर्ष नहीं था। इन्होंने क्या किया, अपनी ज़िंदगी और दुनिया की जो मुश्किलें होती है या उन दुनिया के मुश्किलों के सवालों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। इसकी जगह ये क्या करते थे, इन्होंने सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया कि कविता को जो है सुंदर कैसे बनाया जाए और उसमें अच्छे शब्द कैसे रखे जाएं।
यानी इन्होंने जीवन के जो ज़रूरी सवाल थे उन्हें छोड़कर केवल कला और दिखावे को ही जो है अपनी कविता का मुख्य आधार बनाया था। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के नाम को लेकर विद्वानों में जो है विवाद है। इस काल को नामांकित करने के लिए 3-4 नाम जो है सुझाए गए थे। अब क्या हुआ कि हिंदी साहित्य का ये जो समय आता है जिसे हम उत्तर मध्यकाल कह रहे हैं, इस समय का क्या नाम रखा जाए, इसे लेकर जो बड़े बड़े विद्वान हुए इनके बीच जो है एक बहस थी। इस समय का नाम रखने के लिए क्या हुआ, 3 से 4 अलग अलग नाम हमारे सामने आए। अब वो नाम कौन से थे ये देखते हैं। सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद, जो कि इनकी रचना थी, इसमें इस काल को क्या किया, अलंकृत काल कहना अधिक सूचित समझा। तो मिश्र बंधुओं ने अपनी रचना मिश्र बंधु विनोद ने उत्तर मध्यकाल का नाम जो सुझाया वो था अलंकृत काल। फिर मिश्र बंधुओं के बाद आए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने अपने व्यवस्थित इतिहास अध्ययन और इतिहास दृष्टि के आधार पर उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम से जो है संबोधित किया। अब क्या हुआ, मिश्र बंधु के बाद आए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने इस समय का नाम क्या बताया, रीतिकाल बताया। शुक्ल जी के बाद के इतिहासकारों में राम कुमार वर्मा ने उस युग की संवेदना के मूल में कलात्मक गौरव को रेखांकित करते हुए कलाकाल की संज्ञा दी। अब क्या हुआ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद रामकुमार वर्मा ने इस समय को क्या कहा, कलाकाल इन्होंने कह दिया। और डॉक्टर रसाल ने क्या किया, इस युग को काव्य कलाकाल कहना ज़्यादा ज़रूरी समझा। फिर आए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने इस समय को क्या कह दिया, श्रृंगार काल नाम दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इस समय के लिए कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से जो है वो नाम सुझाए। अलंकृत काल, कला काल, जितने भी नाम दिए गए ये सभी नाम रीतिकाल की अपेक्षा सीमित अर्थ देने वाले हैं। वैसे यदि अलंकृत काल कहते हैं तो इससे मात्र अलंकार का जो है संकेत मिलता है। अलंकृत शब्द युग की कविता का ही जो है विशेषण हो सकता है। अब क्या हुआ कि ये जितने भी नाम सुझाए गए थे, जैसे कि अलंकृत काल हो गया, कला काल हो गया, रीतिकाल हो गया, इन सब का जो मतलब है ये बहुत कम निकलता है। क्योंकि अगर हम इसे अलंकृत काल कहेंगे तो इसका मतलब सिर्फ ये हो जाएगा कि कविता को सजाने वाला अलंकार, और ये नाम जो है उस समय की केवल कविताओं की एक खूबी बता सकता है, लेकिन ये पूरे समय की बात जो है समझाने के लिए उपयुक्त नाम नहीं है। वह लक्षण ग्रंथों का विश्लेषण नहीं हो सकता जो इस काल में उपलब्ध होते हैं। यह नाम पूरे युग की जो है मानसिक बनावट का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। और उस समय जो लक्षण ग्रंथ यानी कि कविता लिखने के नियम सिखाने वाली जो रचनाएं लिखी जा रही थी, ये नाम उन सभी रचनाओं की खूबी को नहीं बता पाता है जो नाम है अलंकृत काल। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये जो अलंकृत काल नाम है उस पूरे ज़माने के लोगों और कवियों की सोच को जो है पूरी तरह से नहीं दिखा पाता। कलाकाल से मात्र साहित्य कला का बोध नहीं होता, उससे कला के विविध रूपों का जो है बोध होता है। इस नाम से कोई साहित्यिक प्रवृत्ति नहीं उभरती। अब अगर हम कलाकाल को देखें तो ये जो है इससे सिर्फ लिखने वाले की कलाकारी या कला का पता चलता है। इस नाम से ये बिल्कुल भी साफ नहीं होता कि उस समय के जो कवि थे वो किस खास मुख्य विषय को बनाकर जो है कविताएं लिख रहे थे। साहित्यिक सृजनात्मक कर्म है, लेकिन वह कला कर्म की कोटि तक जो है इस युग में ही पहुंचता है, किंतु यह नाम उस कालखंड के साहित्य की आंतरिक या बाह्य संवेदना की किसी मूलभूत विशेषता को जो है प्रतिपादित नहीं करता। अब यहाँ पे बताया गया कि जो साहित्य लिखना है ये हमेशा से ही कुछ नया रचने या फिर कुछ नया बनाने का एक काम है, लेकिन इस समय में आकर क्या हुआ, वो बिल्कुल एक कलाकारी जैसा बन गया था। इसके बावजूद ये जो कलाकाल नाम है ये उस समय के साहित्य के अंदर की या फिर बाहर की किसी भी खूबी को खुलकर सामने जो है नहीं ला पाता। काव्य कलाकाल एक सामान्य नाम है। कलाकाल नाम में काव्य को जोड़कर साहित्य और कला की सामूहिक विशेषता की ओर जो है संकेत किया गया है। तो आखिर में ये जो नाम था काव्य कलाकाल, इसमें कविता और कला दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है ताकि उस समय की कविता और कलाकारी जो है इन दोनों खूबियों को एक साथ देखा जा सके। मुख्य विवाद रीतिकाल और श्रृंगार काल को लेकर है। यह सही है कि आचार्य शुक्ल के मन में इस काल का रीतिकाल नामकरण करते हुए भी श्रृंगार काल का विकल्प उपलब्ध था।
उन्होंने लिखा है, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की रही, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगारकार कहे तो कह सकता है। अब क्या हुआ कि इस समय का जो नाम रखने का ये जो काम था, इसको लेकर जो सबसे बड़ी बहस थी वो दो नामों के बीच थी। पहला तो था रीतिकाल और दूसरा था श्रृंगार काल। तो जो असली बहस थी वो इन्हीं नाम को लेकर थी। और ये बात बिल्कुल सही थी कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इस समय को रीतिकाल नाम दे रहे थे, तब उनके दिमाग में भी श्रृंगार काल नाम रखने का जो है ये ऑप्शन उनके मन में भी था। इसीलिए शुक्ल जी ने क्या किया, उन्होंने ये लिखा अपने इतिहास में कि इस ज़माने में जो है दो तरह की कविताएं चल रही थी, एक तो श्रृंगार की और दूसरी थी वीर की। लेकिन इसमें भी अगर हम सबसे ज़्यादा देखें तो हमें श्रृंगार की रचनाएं देखने को मिलती है। इसलिए अगर कोई कवि इस काल को रस के हिसाब से श्रृंगार काल कहना चाहे तो वो बिल्कुल सही हो सकता है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना था। यह सही है कि भक्तिकाल की तुलना में अनुभूति या संवेदना के बदलाव की दृष्टि से श्रृंगार काल नाम अधिक उचित जो है प्रतीत होता है, क्योंकि रीतिकाल संवेदना का नहीं, संवेदना को अभिव्यक्त करने के माध्यम का संकेत करता है। रीति शब्द से शास्त्रीय अर्थ मार्ग या पद्धति के अतिरिक्त कौशल और रचनात्मक उपादानों एवं काव्यों के विभिन्न घटकों का भी बोध होता है। श्रृंगार में अनुभूति और उसकी प्रवृत्ति का जो है अर्थ संकेत है। अब ये बात भी सही है कि भक्ति काल के मुकाबले ये जो नया काल था रीति काल, इसमें कवियों की भावनाएं और सोचने का जो तरीका था वो बिल्कुल बदल गया था। और इस बदलाव को दिखाने के लिए जो श्रृंगार काल नाम है ये ज़्यादा ठीक बैठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रीतिकाल नाम से जो है केवल मन की भावनाओं का पता नहीं चलता, बल्कि इससे कविता लिखने के तरीके और कवियों की जो चालाकी थी या उनकी जो कलाकारी थी और उनके लिखने का जो सामान या अनोखेपन जैसी कई अलग अलग चीज़ें जो है इस नाम से इसका पता चलता है। जबकि ये जो श्रृंगार शब्द है इसके अंदर सिर्फ दिल की भावनाएं और कविता लिखने की जो आदत है बस यही समाई हुई हमें दिखाई देती है। प्रयोग और अर्थ विस्तार का प्रश्न साहित्य के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। रीति शब्द अपने परंपरागत अर्थ मार्ग या प्रस्थान हेतु को बनाए रखते हुए भी काव्य के साथ जुड़कर श्रृंगार का जो है अर्थ पा गया है। अब साहित्य के इतिहास में किसी शब्द का इस्तेमाल करना और समय के साथ उसका मतलब बढ़ जाना, ये जो है बहुत बड़ी बात होती है। ये जो रीति शब्द है इसका पुराना और असली मतलब तो रास्ता या फिर चलने का कारण होता था, लेकिन जब ये शब्द कविता के साथ जुड़ा तो धीरे धीरे इसका मतलब भी बदलता गया और वो बन गया श्रृंगार। इसीलिए रीतिकाल नाम साहित्य और साहित्य से परे पद्धति, कौशल, श्रृंगारिकता, नायिका भेद, कलात्मकता आदि के अर्थ में जो है लिया जाता है। तो यही वजह है कि रीतिकाल नाम का मतलब केवल कविता तक सीमित नहीं है। इसका मतलब कविता लिखने के खास तरीके, कवियों का हुनर, सजने संवरने की बातें, सुंदर स्त्रियों को अलग अलग रूपों में तारीफ करना और नई नई कलाकारी दिखाने के अर्थ में जो है इसका मतलब लिया जाता है। सारांश रूप में कह सकते हैं कि रीतिकाल शब्द में अर्थ का विस्तार हुआ है। यह मात्र शास्त्र का पर्याय न होकर श्रृंगारिक संवेदना को भी जो है सूचित करता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो रीतिकाल शब्द है इसका मतलब समय के साथ क्या है और ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब ये सिर्फ नियमों या किताबों की बात नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, श्रृंगारिकता और अलंकारिकता की भावनाओं को भी बताने का काम करता है। रीति शब्द का प्रयोग संस्कृत काव्य शास्त्र में एक विशिष्ट मूल्यांकन पद्धति के लिए हुआ था। हिंदी में रीति काल के पूर्व इस शब्द का प्रयोग बहुत कम मिलता है। जगदीश गुप्त के अनुसार रीति शब्द का प्रथम प्रयोग तुलसीदास के पार्वती मंगल में पद्धति के अर्थ में जो है हुआ है। अब क्या हुआ, ये जो रीति शब्द है इसका सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था संस्कृत की रचनाओं में, और हिंदी में रीतिकाल शब्द के शुरू होने से पहले इस शब्द का इस्तेमाल हमें बहुत ही कम दिखाई देता है। जगदीश गुप्त नाम के एक विद्वान हुए, इन्होंने बताया कि हिंदी में जो रीति शब्द है इसका सबसे पहला इस्तेमाल गोस्वामी तुलसीदास ने किया था। इनकी एक रचना थी पार्वती मंगल, इस रचना में यहाँ पर इन्होंने रीति शब्द का इस्तेमाल किया और वहाँ पर रीति शब्द का मतलब बताया पद्धति, यानी कि किसी खास काम को करने का एक तरीका। भिखारी दास काव्य की रीति सीखो सुकबीन सो में काव्य सिद्धांत या काव्य रचना के नियम या पद्धति के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। शुक्ल जी ने
इस सारे अर्थों में रीति काल में जो है समाहित कर दिया। अब तुलसीदास के बाद क्या हुआ, भिखारी दास ने क्या किया, इन्होंने एक पंक्ति लिखी, काव्य की रीति सीखी सुकवीन सो। तो इस लाइन में इन्होंने क्या किया, रीति शब्द का इस्तेमाल कविता लिखने के सिद्धांतों और कविता बनाने के लिए नियमों, साथ ही साथ उसके तरीकों के रूप में जो है इस्तेमाल इन्होंने किया है। फिर अंत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन सारे अलग अलग मतलबों को, जैसे कि कविता लिखने का तरीका, नियम, इन सबको एक साथ मिलाकर इस पूरे समय का जो नाम है वो रीतिकाल रख दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहने के पीछे यह तर्क दिया कि रीतिकाल कहने से रीतिमुक्त कवियों की उपेक्षा होती है। रीतिकाल की जो स्वच्छंदतावादी धारा है उसमें घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर जैसे कवि जो हैं आते हैं। रीतिकाल कहने से इन कवियों की रचना धारा उसमें समाहित नहीं होती, लेकिन श्रृंगार काल कहने से भी सभी कवियों को उचित प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं मिल पाता। अब क्या हुआ कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हुए, इन्होंने क्या किया, इस समय को श्रृंगार काल नाम देने के पीछे अपनी एक वजह बता दी। इनका कहना था कि अगर हम इसे रीतिकाल कहेंगे तो जो कवि किसी नियम को नहीं मानते वो बिल्कुल अनदेखे हो जाएंगे, यानी कि वो हमारी नज़रों से छूट जाएंगे। और इस समय में ऐसा भी ग्रुप है जो बिल्कुल ही आज़ाद होकर अपनी मर्जी से कविताएं लिखता था, जिसमें घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर जैसे बड़े कवि शामिल हैं। अगर हम केवल रीतिकाल बोलेंगे तो इन आज़ाद कवियों की लिखी हुई बातें जो हैं वो इस नाम के अंदर नहीं आ पाएंगी, ऐसा इनका मानना था। फिर इन्होंने कहा अगर हम इस काल को श्रृंगार काल कह देंगे तो ये सभी जितने भी कवि हैं उन सभी को जो है इसमें जगह मिल जाएगी, यानी कि कोई ना कोई कवि जो है छूटता हुआ हमें दिखाई नहीं देगा। आगे देखो, भूषण जैसे वीर रस के कवि और कुछ भक्त कवि फिर भी छूट जाते हैं। इसके अतिरिक्त काव्यांग विवेचन की दृष्टि से लिखित अनेक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ इसकी सीमा में नहीं आ पाते। अब इस नाम को जो है सबको बराबरी की जगह नहीं मिल पाती। जैसे कि भूषण नाम के जो कवि हैं उन्होंने क्या किया, बहुत ही बहादुरी और वीर रस की कविताएं लिखी हैं, और इनके साथ कुछ भगवान की भक्ति करने वाले कवि भी इस नाम के चक्कर से जो है वो छूट जाते हैं। फिर इसके अलावा कविता के अलग अलग अंगों को समझने के लिए जो बहुत ज़रूरी और प्रसिद्ध नियम वाली रचनाएं लिखी गई थी वो भी जो है इस नाम के दायरे में नहीं आ पाती। काव्यांग विवेचन साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। स्वच्छंदतावादी कवियों का विद्रोह भी इन लक्षणों की परिपाटी के जो है विरुद्ध हुआ है। इसीलिए वह युग के केंद्र में है। लक्षण उदाहरण से युक्त बहुसंख्यक रीति ग्रंथों के निर्माण ने आचार्यत्व का प्रदर्शन मूल प्रेरक भाव है। यदि परंपरा और पृष्ठभूमि में भक्तिकाल को देखते हैं तो रीतिकाल ने भक्तिकाल से शास्त्रीय विवेचन की परिपाटी को जो है प्राप्त किया है। अब क्या हुआ कि कविता के अंगों को अच्छे से समझने और उनके बारे में लिखना इस पूरे काल की जो है सबसे मुख्य आदत यहाँ पर बताई गई। इसीलिए ये बात इस पूरे ज़माने के लिए बिल्कुल बीचों बीच यानी कि केंद्र में आती है। इस समय के कवियों ने क्या किया, बहुत सारी ऐसी रचनाएं लिखी जिनमें नियम भी थे और उनके उदाहरण भी दिए गए थे, और इन रचनाओं को लिखने का असली मकसद यही था कि कवि खुद को बहुत बड़ा गुरु या आचार्य दिखाना चाहते थे। तो अगर हम इनके पहले के समय यानी कि भक्तिकाल को देखें तो रीतिकाल के कवियों ने रचनाओं और नियमों को जो है बारीकी से समझने का ये तरीका भी उसी भक्तिकाल से ही जो है सीखा था। आगे देखो, भक्ति जब शास्त्र का विषय हो गया तब उसी समय से रीति के लक्षण भी साहित्य में मिलने लगे। नंददास द्वारा रस मंजरी जैसे नायिका भेद का ग्रंथ लिखा जाना रीति शब्द की सार्थकता को जो है सिद्ध करता है। अब क्या हुआ कि जब भक्तिकाल के समय में ही रचनाएं और नियमों पर बातें होना शुरू हो गई थी, तभी से कविता के लिखने के जो नियम थे
उनके हमें निशान देखने को मिल जाते हैं। जैसे उस समय में एक कवि हुए नंददास, जिन्होंने रस मंजरी नाम की एक रचना लिखी, जिसमें सुंदर स्त्रियों के अलग अलग रूपों के बारे में बताया गया था। और ये रचना हमें बताती है कि नियमों में बंधकर लिखने की जो शुरुआत है वो पहले ही भक्ति काल में हो चुकी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि रीतिकाल शब्द भक्तिकालीन कविता के ढलान को भी जो है सूचित करता है, जब भक्ति अनुभूति का विषय ना होकर शास्त्र का विषय हो गई थी। तो यहाँ पे सीधा मतलब ये है कि रीतिकाल शब्द हमें ये भी दिखाता है कि कैसे भक्ति काल की कविता जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। और ये वह समय था जब भक्ति दिल से महसूस करने वाली चीज़ नहीं रह गई थी, बल्कि सिर्फ रचनाओं और नियमों में लिखे जाने वाली सिर्फ बातें बन गई थी। यह बात सच है कि रीति शब्द मानसिक प्रवृत्ति होते हुए भी अनुभूति या संवेदना को प्रतिपादित नहीं करता है। प्रश्न नाम की सार्थकता का नहीं है, उसकी अनेक स्तरीय वेदना का है, जो रीति काल के लिए रूढ़ हो चुका है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि रीति शब्द जो है वो कवियों की सोच को तो दिखाता ही है, लेकिन यह दिल की सच्ची भावनाओं और सुख दुख को भी जो है वो खुलकर सामने नहीं लाता। अब यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि ये नाम कितना सही है, बल्कि सवाल इस नाम के अंदर छिपी जो अलग अलग तरह की भावनाएं हैं उनका है। और अब रीतिकाल नाम जो है इस पूरे समय के लिए इतना पक्का हो चुका है कि इसे अब जो है इसी नाम से जाना जाता है। इस पूरे विवेचन के उपरांत हम दो इतिहासकारों की इतिहास दृष्टि पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि एक युग समीक्षक और संस्कृति समीक्षक की दृष्टि है। वह नामकरण के द्वारा पूरे युग और समूची सामंती संस्कृति की विशेषता को एक नाम में जो है बांधना चाहते हैं, इसीलिए उनके यहाँ शब्दों के अर्थ का जो है विस्तार होता है। तो ये जो पूरी बात हमने समझी, इसके बाद हमारे लिए दो इतिहासकार जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें पहले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनके इतिहास लिखने का तरीका ऐसा था कि वो पूरे ज़माने की सोच और उस समय का जो रहन सहन था यानी संस्कृति थी उसको एक साथ परखते हैं। और वो कोई भी नाम ऐसा रखना चाहते थे जिससे उस पूरे समय के राजा महाराजाओं और उनके महलों के माहौल की सारी खूबियाँ बस एक ही नाम में सिमट जाए। और यही वजह है कि इनके बताए नामों में शब्दों का मतलब बहुत बड़ा और गहरा जो है वो हमें देखने को मिलता है। रीति मात्र पद्धति का पर्याय न होकर एक युग की सोच और उसके मानसिक ढांचों को जो है प्रतिपादित करता है। अब इनके हिसाब से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से, रीति शब्द का जो मतलब है वो सिर्फ कविता लिखने का कोई साधारण तरीका या नियम नहीं है, बल्कि ये उस पूरे ज़माने की लोगों की सोच और उनके मन की बनावट को जो है दिखाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो आधुनिक युग के रीतिवादी आचार्य हैं, उनके द्वारा प्रस्तावित नाम श्रृंगार काल युग संवेदना की दृष्टि से यद्यपि इस काल की प्रधान मनोवृत्ति को जो है व्यक्त करता है, लेकिन यह नाम साहित्य की सीमाओं से आगे नहीं जा पाता। अब पहले इतिहासकार जो इम्पोर्टेंट थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो हमने देख लिए। दूसरा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो आज के ज़माने में नियमों को मानने वाले बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं। इन्होंने उस समय का नाम श्रृंगार काल रखने की बात की थी और ये नाम उस समय के लोगों की सबसे बड़ी आदत को जो है दिखाता है, लेकिन ये नाम सिर्फ रचनाओं और कविताओं तक ही सीमित रह जाता है, इससे आगे जो है ये नाम नहीं बढ़ पाता, रसवादी दृष्टिकोण से आगे नहीं बढ़ पाता। इतिहास में रसवादी मनोभाव को प्रधानता देना आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के इतिहास दृष्टि की सीमा है। अब क्या हुआ, इतिहास को देखते समय केवल कविता के रस वाली भावनाओं को ही सबसे बड़ा और मुख्य मान लेना क्या है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जो सोचने का तरीका है उसकी सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। आचार्य शुक्ल रीतिकाल के विश्लेषण में साहित्य के साथ उस युग की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थिति पर भी जो है विचार करते हैं। इनके द्वारा दिए गए नाम रीतिकाल में व्यापक अर्थ की व्यंजना है, जिससे जीवन और समाज की कई विशिष्टताओं को जो है प्रतिपादित करने की शक्ति है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब रीतिकाल को परखते हैं तो वो केवल कविताओं की बात नहीं करते, बल्कि वो उस समय की जो राजनीतिक स्थिति, समाज के तौर तरीके, फिर लोगों की कमाई या पैसे की हालत और धर्म से जुड़ी बातों पर भी जो है वो पूरा ध्यान देते हैं।
इसीलिए शुक्ल जी ने जो रीतिकाल नाम दिया, इसके अंदर बहुत बड़ा और गहरा मतलब छिपा हुआ है। इस एक नाम में उस समय की पूरी जिंदगी और पूरे समाज की कोई सारी खासियत को खुलकर दिखाने की जो है ताकत इस नाम में है। डॉक्टर जगदीश गुप्त के शब्दों में कहें तो कला काल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, श्रृंगार काल कहने वीर रस और राज प्रशंसा की, रीतिकाल कहने से प्रायः कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती और प्रमुख प्रवृत्ति जो है सामने आ जाती है। तो अब यहाँ पर हम जगदीश गुप्त की बात से समझते हैं। इन्होंने कहा कि अगर हम इस समय को कलाकाल कहेंगे तो कवियों की जो प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं वो छूट जाएंगी, यानी कि जो श्रृंगारिक बातें हैं। और अगर हम इसे श्रृंगार काल कहेंगे तो इसमें वीर रस यानी कि जो बहादुरी की कविताएं हैं और राजाओं की तारीफ करने वाली जो बातें हैं वो छूट जाएंगी। लेकिन अगर हम इसे रीतिकाल कहते हैं तो इस ज़माने की कोई भी ज़रूरी खूबी जो है वो छूटती हुई हमें नहीं दिखती और उस समय की सबसे मुख्य आदत भी जो है वो खुलकर सामने आती है रीतिकाल नाम से। इसीलिए इस काल को जो है रीतिकाल नाम देना सबसे उपयुक्त माना गया। तो इसके साथ जो है हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, आधुनिक काल की पृष्ठभूमि। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।